आज हम उस दौर की बात करने वाले हैं जब भारत का सियासी नक्शा मतलब हमेशा के लिए बदल रहा था। हम्म। हम छोटे छोटे कबीलों वाले उत्तर वैदिक काल से निकलकर एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां पहली बार बड़े, ताकतवर और संगठित राज्यों का जन्म हुआ। बिल्कुल। इन्हें ही हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। बिच। ये दौर था लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का। हाँ। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इन स्रोतों के आधार पर यह समझना है कि ये 16 महाजनपद कैसे बने, इनकी खासियत क्या थी और कैसे इनमें से एक यानी मगध शतरंज के इस खेल में बाकी सब पर भारी पड़ गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं का बदलाव नहीं था। इस दौर को भारत का द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा। गंगा घाटी के मैदानों में राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे और इसी सियासी और आर्थिक उथल-पुथल के बीच एक वैचारिक क्रांति भी हो रही थी। वैचारिक क्रांति मतलब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए आंदोलन सामने आ रहे थे जो उस वक्त की स्थापित वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों को सीधी चुनौती दे रहे थे। तो ये एक ऐसा वक्त था जब हर स्तर पर जबरदस्त बदलाव हो रहा था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहते थे वो अचानक इतने बड़े और संगठित महाजनपद में कैसे बदल गए? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पूरी कहानी के केंद्र में एक धातु है, लोहा। लोहा? हाँ, लोहा। लोहे के इस्तेमाल ने एक तरह की तकनीकी क्रांति ला दी थी। खास तौर पर लोहे के फाल वाले हल के आने से गंगा यमुना के घने जंगलों को साफ करना और वहां की सख्त उपजाऊ जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया। अच्छा। इससे पहले ये लगभग नामुमकिन था। मतलब कि इस नई टेक्नोलॉजी ने खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पर सिर्फ ज्यादा अनाज पैदा होने से ही तो एक राज्य नहीं बन जाता। एक बड़े गांव और एक संगठित राज्य में फर्क करने वाली वो क्या चीज थी? बहुत अच्छा सवाल है। वो फर्क था सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज। जब जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज में हर किसी को किसान बने रहने की जरूरत नहीं रही। सही बात है। अब कुछ लोग सैनिक बन सकते थे, कुछ कारीगर, कुछ व्यापारी और कुछ लोग शासन का काम देख सकते थे। इसी अतिरिक्त अनाज ने एक स्थायी सेना और एक प्रशासनिक वर्ग को पालने की ताकत दी। और यहीं से पुरानी कबीलाई व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी होगी, है ना? बिल्कुल। पुरानी कबीलाई सभाएं जैसे सभा और समिति, जहां कबीले के लोग मिलकर फैसले लेते थे, वो अब अप्रासंगिक हो गईं। हाँ। उनकी जरूरत नहीं रही। उनकी जगह एक ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था ने ले ली, यानी वंशानुगत राजतंत्र। अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम मजबूत होने लगा। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। यहीं से एक व्यवस्थित कर प्रणाली मतलब एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। और जब टैक्स और व्यापार की बात आती है तो लेन देन को आसान बनाने के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती है। हाँ, और इसी दौर में भारत में पहली बार सिक्कों का चलन शुरू हुआ। इन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। अच्छा। दिलचस्प यह है कि इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम या तस्वीर नहीं होती थी। इन पर बस कुछ निशान जैसे पेड़, मछली या ज्यामितीय डिजाइन ठोक दिए जाते थे। तो फिर ये जारी कौन करता था? इससे कुछ इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद शुरुआती सिक्के किसी एक राजा ने नहीं बल्कि व्यापारियों के संघ या गिल्ड ने जारी किए थे। ये उस दौर की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक बड़ा संकेत है। वाह, मतलब लोहा, खेती, व्यापार और सिक्के, इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर ये 16 महाजनपद खड़े हुए। बिल्कुल। और हमें इन 16 राज्यों की जो लिस्ट मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र जैसे धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। हाँ, मुख्य रूप से वहीं से। तो अब जब जमीन तैयार हो चुकी है तो देखते हैं कि इस पर खिलाड़ी कौन कौन थे, क्योंकि 16 महाजनपदों की पूरी लिस्ट गिनाना तो वो एक इतिहास की क्लास जैसा हो जाएगा। हाँ, सही बात है। लेकिन इनमें कुछ किरदार ऐसे थे जो उस दौर की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम कुछ समूहों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला समूह है उस दौर की सुपर पावर्स और उनके चैलेंजर्स। सुपर पावर्स? हाँ, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है मगध। ये इस दौर का सबसे ताकतवर राज्य बनकर उभरा। मगध की इस कामयाबी का राज क्या था? मतलब क्यों वही सबसे आगे निकला? कुछ तो खास रहा होगा। इसके पीछे कई मजबूत कारण थे। पहला, भूगोल। इसकी जमीन बेहद उपजाऊ थी जिससे खेती से जबरदस्त आमदनी होती थी।
दूसरा, इसके पास आज के छोटा नागपुर पठार के लोहे के विशाल भंडार थे, जिनसे बेहतरीन हथियार और औजार बनते होंगे। बिल्कुल। तीसरा, गंगा नदी पर इसका कंट्रोल था, जो उस समय का आप कह सकते नेशनल हाईवे थी, व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए। और चौथा, शायद सबसे जरूरी कारण, यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद काबिल और बेरहम शासक हुए, जो किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। इनकी राजधानियां कौन सी थी, कौन थे? जाहिर है वो अकेला तो नहीं होगा इस रेस में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के हम उम्र थे। अच्छा। कोसल इतना ताकतवर था कि उसने उस समय के अमीर राज्य काशी को भी जीत लिया था। फिर एक और मजबूत दावेदार था अवंती, राजधानी उज्जैनी। उज्जैनी, ये तो मालवा में। हाँ, ये मालवा के पठार पर था और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका राजा प्रद्योत बहुत गुस्सैल और ताकतवर माना जाता था। और चौथा बड़ा खिलाड़ी था वत्स, राजधानी कौशाम्बी। वत्स, ये एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था और इसके राजा उदयन की प्रेम कहानियां इतनी मशहूर हुई कि बाद में भास जैसे नाटककारों ने उन पर नाटक लिखे। एक मिनट, ये तो सभी राजतंत्र थे, मतलब राजा का शासन, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं थीं। हाँ, और यही इस युग की सबसे दिलचस्प और अनोखी बात है। इन्हें गण संघ कहा जाता था। गण संघ? हाँ, ये सिर्फ दो अलग अलग सरकारें नहीं थीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारों का टकराव था। एक तरफ राजा की दैवीय शक्ति का विचार था, और दूसरी तरफ ये क्रांतिकारी सोच की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि एक समूह या गण में हो सकती है। मतलब जहां एक तरफ राजा और उसकी ताकत इतनी बढ़ रही थी, वहीं कुछ लोग मिलके बिना राजा के भी राज चला रहे थे। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण था वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये किसी एक राजा का राज्य नहीं था, बल्कि लिच्छवी जैसे 8-9 शक्तिशाली कुलों का एक महासंघ था। तो वहां फैसले कैसे होते थे? फैसले एक सभा में बहुमत से लिए जाते थे। इसे दुनिया के शुरुआती गणराज्यों में से एक माना जाता है। और कोई था ऐसा? एक और गणराज्य था मल्ल, जिसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनगर और पावा। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कुशीनगर में ही त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ था। तो एक तरफ शक्तिशाली राजा और दूसरी तरफ कुलों के संघ। अब जरा इस नक्शे के किनारों पर नजर डालते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी थे जो इन सबसे दूर सीमाओं पर थे। उनकी अपनी खास पहचान होगी। हाँ, और उनकी अपनी विशेषज्ञता थी। उत्तर पश्चिम में था गांधार। गांधार, राजधानी तक्षशिला। हाँ, और तक्षशिला उस समय शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, एक तरह की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। उसी के पास था कंबोज, जो अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए जाना जाता था। उस जमाने में अच्छी नस्ल के घोड़े किसी सेना के लिए आज के फाइटर जेट जैसे थे। और दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी? क्या ये सारे महाजनपद सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित है? ये भी एक बहुत रोचक तथ्य है। सिर्फ एक महाजनपद ऐसा था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में था, अश्मक। ये गोदावरी नदी के किनारे बसा था। अच्छा। इसकी अहमियत इसलिए थी क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के व्यापार मार्ग पर एक जरूरी पड़ाव था। तो हमारे पास ये 16 ताकतवर राज्य हैं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। कोई व्यापार में आगे है, कोई सैन्य शक्ति में, कोई ज्ञान विज्ञान में। ये तो टकराव की एक आदर्श स्थिति लगती है। हाँ, एक पाउडर केक जैसा जो बस फटने का इंतजार कर रहा हो। और फिर क्या हुआ? और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये दौर लगातार चलने वाले युद्धों और विलय का था। हर ताकतवर राज्य अपने पड़ोसी को जीतकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था। और इस शाही खेल में, जैसा कि हमने पहले कहा, मगध ही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। मगध ने ये किया कैसे? उसकी रणनीति क्या थी? इसकी शुरुआत हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार ने की। उसने कूटनीति और युद्ध दोनों का सहारा लिया। उसने कोसल और दूसरे राज्यों में शादियां करके रिश्ते बनाए और अपने पड़ोसी राज्य अंग को हाँ, अंग अपने बंदरगाहों और व्यापार के लिए मशहूर था, उसे हमला करके जीत लिया। लेकिन असली काम उसके बेटे अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य को हराया था ना? हाँ। एक अकेले राजा के लिए एक पूरे संघ को हराना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल।
वज्जी संघ अपनी एकता के लिए मशहूर था और उसे सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन था। तो फिर उसने क्या किया? बौद्ध ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि अजातशत्रु ने पहले अपने एक मंत्री वस्कार को वज्जी संघ में भेजा ताकि वो लिच्छवी कुल्लों के बीच फूट डाल सके। अच्छा, पहले डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। और जब संघ अंदर से कमजोर हो गया तब अजातशत्रु ने हमला किया। मतलब पहले राजनीतिक साजिश और फिर सैन्य हमला। हाँ, और उस हमले में उसने उस समय की 2 नई और खतरनाक युद्ध मशीनों का इस्तेमाल किया। युद्ध मशीनें? हाँ, एक था महाशिलाकंटक, जो एक तरह का बड़ा गुलेल या कैटापुल्ट था जो दुश्मनों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। दूसरा था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा या तलवारें लगी होती थीं जो भीड़ को चीरता हुआ निकल जाता था। बाप रे। ये उस समय की सैन्य तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो ये राजनीतिक चालाकी और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक घातक कॉम्बिनेशन हाँ। था। बिल्कुल। वज्जी को हराने के बाद मगध का रास्ता साफ हो गया। धीरे धीरे अगले कुछ दशकों में उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों कोसल, वत्स और यहाँ तक कि ताकतवर अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जो संघर्ष 16 राज्यों के बीच शुरू हुआ था, उसका अंत मगध की एक छत्र जीत के साथ हुआ। हाँ, और इसी जीत ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। अगर हम इस होड़ और विलय से थोड़ा हटकर जूम आउट करके देखें तो इस पूरी युग की सबसे बड़ी खासियतें क्या थी? कौन सी चीजें थीं जो इस दौर को परिभाषित करती हैं? इस पूरे काल को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट सकते हैं। पहला है राजनीति। जैसा हमने देखा, राजतंत्र और गणराज्य दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं एक साथ मौजूद थीं और एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। ये इस युग का सबसे बड़ा राजनैतिक प्रयोग था। बिल्कुल। और राज का चलाने का तरीका कैसा था? क्या ये बस राजा की मर्जी से चलता था या कोई सिस्टम था? नहीं, अब ये उससे कई ज्यादा संगठित हो चुका था। राज्यों की अपनी मजबूत किलेबंद राजधानियां होती थीं। उनके पास एक स्थायी सेना थी जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, क्योंकि पहले सैनिक सिर्फ लड़ाई के वक्त इकट्ठा होते थे और इस सब को चलाने के लिए एक संगठित नौकरशाही थी जिसमें टैक्स वसूलने वाले, न्याय करने वाले और हिसाब रखने वाले अधिकारी होते थे। और टैक्स? राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया खेती पर लगने वाला टैक्स था, जिसे भाग कहते थे, जो आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। और समाज और धर्म के स्तर पर क्या चल रहा था? समाज में वर्ण व्यवस्था काफी सख्त हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के काम और दर्जे मतलब तय थे। लेकिन इसी सामाजिक कठोरता के बीच एक वैचारिक विद्रोह भी पनप रहा था। ये आप अब बौद्ध और जैन धर्म की बात कर रही हैं? हाँ, वैदिक धर्म के महंगे और जटिल यज्ञों और कर्मकांडों के खिलाफ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक जैसे नए विचार सामने आ रहे थे। इन्हें श्रमण आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन कर्मकांड की जगह कर्म, अहिंसा और नैतिक जीवन पर जोर देते थे। तो एक तरफ पुरानी व्यवस्था मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ उसे चुनौती देने वाले नए विचार भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। बिल्कुल, एक बड़ा ही डायनामिक समय था। तो संक्षेप में कहें तो जो स्रोत हमने देखे हैं उनके आधार पर महाजनपद काल लोहे की तकलीक और खेती की तरक्की से पैदा हुआ एक निर्णायक मोड़ था। ये वो समय था जब भारत कबीलाई पहचान से निकलकर एक क्षेत्रीय राज्य की पहचान की ओर बढ़ा और पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना देखा जाने लगा। बिल्कुल, और इसने एक बहुत ही जटिल और गतिशील राजनीतिक माहौल बनाया जिसमें ताकतवर राजा और अनूठे गणराज्य दोनों ही अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे थे और अपने अपनी तरीके से भारत की नींव रख रहे थे। सही कहा। और इसी होड़ में से मगध एक अकेली महाशक्ति बनकर उभरा जिसने आगे चलकर भारत के पहले साम्राज्य की कहानी लिखी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या? स्रोत हमें साफ साफ दिखाते हैं कि मगध जैसे शक्तिशाली, केंद्रीकृत और कुछ हद तक क्रूर राजतंत्रों का उदय हुआ, जिन्होंने अंततः वज्जी जैसे शुरुआती और कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक गणराज्यों को खत्म कर दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास में सत्ता का केंद्रीकरण और सैन्य ताकत हमेशा छोटे, ज्यादा सहमति से चलने वाले गणराज्यों पर भारी पड़ती है? गणराज्यों की वो कौन सी कमजोरियां थीं, जैसे अंदरूनी फूट या फैसले लेने में देरी, जो उनकी हार का कारण बनी? और राजतंत्र की वो कौन सी ताकत थी, एक व्यक्ति का फैसला, तेजी से हमला करने की क्षमता, जिसने उसे जिताया? बिल्कुल, ये सिर्फ एक पुराना सवाल नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है।
कि व्यवस्था में कुशलता और लोगों की भागीदारी के बीच सही संतुलन क्या है।